बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबियाई व अला आलिहि अजमईन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के लेक्चर बेटो हमारी एमकॉम पार्ट 1 की क्लास के लिए होगा और आज हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 15 हमारा टॉपिक है, दैट इज अबाउट स्टॉक होल्डर इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी। एंड दिस इज फोर्थ लेक्चर अबाउट स्टॉक होल्डर इक्विटी। फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हम स्टॉक होल्डर इक्विटी के 3 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके। आज हमारे फोर्थ लेक्चर में न्यू टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले वो बताऊं जो पहले लेक्चर हम डिस्कस कर चुके। पहले हमने कैपिटल या नेटवर्थ की इम्पोर्टेंस या उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था और विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉरपोरेशंस पढ़ा था कि कॉरपोरेशंस फाइनेंसिंग सोर्सेज में शेयर होल्डर इक्विटी की क्या कंट्रीब्यूशन है। और इसमें 2 किस्म के स्टॉक्स पढ़े थे, प्रेफर्ड स्टॉक्स और कॉमन स्टॉक्स। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा था प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक के दरमियान। फिर बेटो हमने एंट्रीज पढ़ी थी फॉर इश्यूज ऑफ बॉन्ड्स। फिर हमने टाइप्स पढ़ी थी प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक की विद रिस्पेक्ट ऑफ पार, विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर कॉन्सेप्ट्स। फिर हमने इसकी इश्यूज की एंट्रीज पढ़ी और लास्ट में पढ़ा था स्टॉक होल्डर इक्विटी। बट स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन के अंदर जब हमने स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में पढ़ा था तो यहाँ हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर पढ़ा था बेटो प्रेफर्ड स्टॉक्स। क्या पढ़ा था? प्रेफर्ड स्टॉक्स। फिर बेटो क्या पढ़ा था? एडिशनल कैपिटल आर पेड इन कैपिटल ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स। फिर बेटो हमने पढ़ा था कॉमन स्टॉक्स और एडिशनल कैपिटल ऑफ कॉमन स्टॉक्स आर पेड इन कैपिटल फ्रॉम कॉमन स्टॉक्स। फिर बेटो हमने यहाँ पे ऐड किया था रिटेन अर्निंग्स, बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स। और बेटो हमने लेस किया था अमाउंट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक्स, अमाउंट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक्स। आज हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा टॉपिक रह गया रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट एंड रिटेन अर्निंग इज अ बैलेंस ऑफ अर्निंग विच इज रिटेन्ड, विच इज अनयूज्ड, विच इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। दैट बैलेंस इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। इसके अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं। वो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, कोई क्यूमुलेटिव फैक्टर्स चेंज आ जाते हैं, इसमें आपकी नेट इनकम या नेट लॉस आ जाता है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड आ जाते हैं। ये बेटो सारे टॉपिक्स हैं जो रिटेन अर्निंग को कवर करते हैं। ये टॉपिक्स हम थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। और फिर बेटो हमारे पास टॉपिक रह जाएगा आपका टॉपिक ऑफ ट्रेजरी स्टॉक्स, टॉपिक ऑफ ट्रेजरी स्टॉक्स। और एक टॉपिक इसमें फिर और हम ऐड करते हैं जो इसको आज प्लस करेंगे, स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट। ये बेटो 2 टॉपिक्स आज हम पढ़ते हैं। अगर लेक्चर का टाइम बचा तो फिर हम ये पढ़ेंगे, वरना लास्ट फाइनल लेक्चर हम करेंगे शेयर होल्डर इक्विटी का विद रिस्पेक्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। आज के बेटो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेजरी स्टॉक्स। क्या है? ट्रेजरी स्टॉक्स। Treasury stock means the shares which company purchases from the market. The company's own share which are purchased from the market and held or retained by the company. Those stocks, those shares are called as a treasury stocks. There are so many objectives or maybe so many purposes to purchase the treasury stock by the company, by the corporation। यानी कि कंपनी के डिफरेंट मकासद हो सकते हैं। वो टाइम टू टाइम या हमारी कंपनी की हालात वाक़यात या ज़रूरत के मुताबिक हम फैसला करते हैं कि कंपनी ने ट्रेजरी स्टॉक क्यों परचेज़ किए। 2-3 एग्जांपल्स या पर्पज़ मैं आपको बता सकता हूँ। नंबर 1, कंपनी के पास एक्सेस कैश था, एक्सेस लिक्विड हमारे एसेट्स थे, तो हमने कहा हम अपने स्टॉक परचेज़ करते हैं ताकि इसमें आपके स्टॉक की मार्केट प्राइस बढ़ जाए। दूसरी बात ये हमारे पास है, इन केस ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी फंड्स तो हम अपने ट्रेजरी स्टॉक परचेज कर लें। या अगर हमारी मार्केट प्राइस मार्केट में डिक्रीज़ हो रही है किसी वजह से, तो हम अगर खुद अपने शेयर परचेज करेंगे तो ये जो डिक्रीज़ इन डिमांड इन द मार्केट ऑफ आवर शेयर्स,
द प्राइस ऑफ आवर शेयर विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, या अगर हम कोई डिविडेंड देना चाहते हैं या कोई और फ़ायदा देना चाहते हैं तो हम अपने शेयर परचेज कर लें ताकि वो फ़ायदा वगैरह पाए। ये सारे बेनिफिट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, या और भी बहुत से कोई स्पेकुलेटिव या जनरल प्रॉपर्टी हो सकती हैं जो परचेज द ट्रेजरी स्टॉक्स। बहरहाल ट्रेजरी स्टॉक्स मीन्स व्हेन कंपनी परचेजिंग इट्स ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट, दो शेयर्स आर कॉल्ड एज द ट्रेजरी स्टॉक्स। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि जब कंपनी अपने ये स्टॉक परचेज करेगी तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे, और जब हम उसको सेल करेंगे, जब उसको री इशू करेंगे, तो फिर जब री इशू करेंगे उसकी एंट्री क्या होगी। री इशू के दरमियान तीन टॉपिक हो सकते हैं, तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। जब हम इशू करेंगे तो उतने के इशू हो गए जितने के हमने खरीदे थे। री इशूड एट द कॉस्ट प्राइस एट विच वी परचेज आवर ट्रेजरी स्टॉक्स, या जब हमने बेचे उसकी प्राइस बढ़ गई मोर देन द कास्ट, या तीसरा केस है कि लेस देन द कास्ट, कि जितने के हमने खरीदे थे जब बेचे लगे उसकी प्राइस कम हो गई। तो ये सारे केसेस में हम इनकी एंट्रीज इंशाल्लाह पास करेंगे। तो पहला टॉपिक है कि व्हेन वी परचेज द ट्रेजरी स्टॉक, जब कंपनी ट्रेजरी स्टॉक परचेज करती है, जब कंपनी बेटो मार्केट में हम ट्रेजरी स्टॉक्स परचेज करेंगे तो हमारी एंट्री नॉर्मली ये होगी कि ट्रेजरी स्टॉक्स लेवल कैश बैलेंस। ठीक है, बट नॉर्मली जब आप एंट्री करते हैं हम लोग पेपर्स में, ये वैसे तो आप जने जने बना के एंट्रीज करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट, लेकिन यहाँ हम वैसे भी कर सकते हैं ट्रेजरी स्टॉक डेबिट कैश क्रेडिट। और यहाँ बेटो जो हमने नंबर ऑफ शेयर्स वी परचेज्ड मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट प्राइस व्हाट वी पेड, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई विद द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो मार्केट प्राइस हमारी अवेलेबल थी इसको कॉस्ट प्राइस कह लें, या इसको हम मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई विद द मार्केट प्राइस एट विच वी परचेज आवर ओन शेयर्स, इसको हम कॉस्ट प्राइस कह लें, इसको हम मार्केट प्राइस कह लें, इसको हम अवेलेबल प्राइस कह लें जिस पे हमने ये खरीदे। अब तो हमने खरीद लिए, हम इसको अपने पास रिटेन किया 1 डे 2 डे वीक मंथ 2 मंथ जितनी देर में रखा, फिर हम जब इसको इशू करने लगे व्हेन कंपनी वांट टू, और तो व्हेन कंपनी रीइशूड द ट्रेजरी स्टॉक्स, व्हेन कंपनी रीइशूड द ट्रेजरी स्टॉक्स, या हम इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि जब हमने कंपनी ने रीसेल किए, क्या किए, जब हमने इसको री इशूड या सेल या सोल्ड या रीसेल किया ट्रेजरी स्टॉक, तो फिर बेटो हमारी एंट्री नॉर्मली ये होती है कि कैश लेवल और ट्रेजरी स्टॉक। ये बेटा एंट्री थोड़ी सेंसिटिव है और थोड़ी एडवांस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है, कि एडवांस सिचुएशन पर डिपेंड करती है कि अब हमारे पास जिस पे हमने ख़रीदा, जिस मार्केट प्राइस पे, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिस पे हमने ख़रीदा, अब लोग उससे उसके उस पे इशू होंगे या उससे अबाव इशू होंगे या उससे कम प्राइस पे इशू होंगे। तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जितने का हमने ख़रीदा था, फॉर एग्जाम्पल वी परचेज फॉर 112, अब या तो एग्जैक्ट 112 पे इशू हो जाएंगे, या इससे ज़्यादा इशू होंगे 115 120, या बेटा ये लेस इशू होंगे 110 119 सॉरी 109 या 99। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। नो डाउट कि कैश तो हम डेबिट करेंगे नंबर ऑफ शेयर सोल्ड और रीसेल मल्टीप्लाई विद द सेल प्राइस एट विच वी इशूड द शेयर्स, net of commission, net of brokerage if we paid regarding reselling the shares। जब हम शेयर इशू करेंगे उसका जो हमें नेट रिसीव हुआ वो हमारी सेल प्राइस है, उसको शेयर किया, ये हमारे पास आंसर आ गया, दिस इज अमाउंट ऑफ कैश। अब जो ट्रेजरी स्टॉक्स है वो तो बेटा उसी से करेंगे ना, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई विद मार्केट प्राइस एट विच वी परचेज दी स्टॉक्स, जिस पे हमने ये खरीदे थे, जो मार्केट प्राइस तब अवेलेबल थी, उसके लिए मैंने वर्ड कहा था क्या बेहतर आप यूज़ करें, हम इस मार्केट प्राइस क्या कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं। वो मार्केट प्राइस विच इज़ इन द मार्केट व्हेन वी परचेज द ट्रेजरी स्टॉक, दैट मे बी कॉल्ड एज द कॉस्ट प्राइस, एंड द मार्केट प्राइस विच इज़ इन द मार्केट एट द टाइम ऑफ रीसेलिंग द ट्रेजरी स्टॉक, दैट मे बी कॉल्ड एज द
सेल प्राइस, वही मार्केट प्राइस है। जब परचेज करने गए वो कॉस्ट बन जाएगी, कॉस्ट प्राइस। जब हमने रीसेल किए, रीइशू किए, तो फिर वो क्या बन जाएगी, सेल प्राइस। तो अब हमने एक क्लियर डिफरेंस आया कि जो हमने शेयर इशू किए बेटो, जो हमने शेयर इशू किए, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई विद कॉस्ट प्राइस। जितने हमने खरीदे थे वो कॉस्ट प्राइस है, जिस पे बेचे वो सेल प्राइस है। अब बेटो पहली बात है कि इफ देयर इज नो डिफरेंस, अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस है ना आए तो फिर बेटो हमारे पास क्या आएगा, फिर शो के नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो लूज। तो अगर तो कोई डिफरेंस नहीं आया, वही सेल प्राइस ही, वही कॉस्ट प्राइस इट्स ओके। और अगर बेटो हमारे शेयर्स एक्सेस पे इशू हुए हैं, यानी कि सेल प्राइस ज़्यादा है और कास्ट प्राइस कम है, तो फिर बेटा डिफरेंस आएगा। इसे कहते हैं कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक ट्रांजैक्शंस। कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक ट्रांजैक्शन, जो बैलेंस आएगा वो हम क्या कहेंगे, पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक ट्रांजैक्शंस, या एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक ट्रांजैक्शंस, या कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक ट्रांजैक्शंस। और सेकंड सिचुएशन कि अगर आपके बॉन्ड लेस देन कॉस्ट पे इशू होते हैं, कि हमने खरीदे थे 112 पे, बिके 110 पे या 105 पे, तो लेस पे इशू हुए, तो फिर बेटा ये लॉस आएगा, ये हम रिटेन अर्निंग को चार्ज कर दें या लॉस को चार्ज कर दें या वगैरह वगैरह। तीसरी और सिचुएशन है कि पहले हमने बॉन्ड स्टॉक खरीदे, फिर जब बेचे थे तो किस पे इशू हुए, मोर देन कॉस्ट प्राइस पे इशू हुए, तो क्या आया, कैपिटल इन ट्रेजरी स्टॉक। अगर हमारे पास ये कैपिटल इन ट्रेजरी स्टॉक पड़ा हुआ है पहले बैलेंस, तो पहले अगर बैलेंस पड़ा हुआ है तो फिर उस बैलेंस को हम यूज़ करेंगे रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ लॉसेस बियर्ड फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक। अगर ये नहीं है, ये ख़त्म हो गया, तो फिर बाकी बैलेंस हम किसको चार्ज करेंगे, रिटेनिंग को करेंगे। ये बेटो आपकी एंट्रीज है रिगार्डिंग द ट्रेजरी स्टॉक्स। अब बेटे और टॉपिक मैंने यहाँ लिखा था, वो बेटा था आपका स्टॉक स्प्लिट। क्या था, स्टॉक स्प्लिट। बट स्टॉक स्प्लिट मीन डिवाइडिंग समथिंग इनटू पार्ट्स। अब ये उसी तरह ही है कि आपके शेयर्स थे, आप उन शेयर्स के पार्ट्स कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपके पहले 100 शेयर है, 100 का शेयर है। अब हम कहते हैं कि ये 150 का शेयर हो जाए, शेयर की वैल्यू कितनी हो जाए, 50, तो फिर शेयर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, उनकी वैल्यू हाफ रह जाएगी और नंबर ऑफ शेयर डबल हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं 25 हो जाए, तो ये हम उसके जब स्प्लिट करने जा रहे हैं तो हमें एक स्प्लिट रेशो देगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 2:1 स्प्लिट किया, या कहता है कि 3:1 स्प्लिट किया, या बेटो 5:1 स्प्लिट किया, तो ये हमारे पास स्प्लिट होते जा रहे हैं। तो बेटा स्प्लिट की सूरत में हम सिर्फ मेमोरेंडम एंट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे, स्प्लिट की सूरत में सिर्फ मेमोरेंडम एंट्री पास करेंगे। और मेमोरेंडम एंट्री के लिए बेटो हमारे पास एक हम लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, और फिर क्या लेंगे बेटो, पार वैल्यू, और नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास स्प्लिट रेशो है, और बेटा पार क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस पे, स्प्लिट रेशो से। दोबारा सुन लें, जो भी हमारी स्प्लिट रेशो है, 2:1 मीन वी आर गोइंग टू डबल द शेयर्स एंड डिक्रीजिंग द देयर पार वैल्यू अकॉर्डिंगली, और 3 मीन कि हम अपने शेयर 3 गुना करने जा रहे हैं और उसकी वैल्यू 3 गुना कम हो जाएगी। ये हम 5 गुना शेयर, नंबर ऑफ शेयर बढ़ाते जा रहे हैं और उसकी वैल्यू पार वैल्यू 5 गुना कम हो जाएगी। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स को उस स्प्लिट रेशो से दे देंगे और पार को स्प्लिट रेशो पे डिवाइड कर देंगे, और उसका जो टोटल वैल्यू होगी, टोटल जो बैलेंस होगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले 1000 शेयर थे और उस एक हर शेयर की पार 10 थी। अब स्प्लिट रेशो 2 किया, जब 2 किया तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो शेयर कितने हो गए बेटा, 2000 हो गए, और पार 10 थी, डिवाइड बाय 2 किया, कितनी आ गई बेटा, पार 5 होगी। यानी कि 1000 शेयर थे, कितने शेयर हो गए, 2000, क्योंकि हमने कहा था शेयर डबल हो जाएंगे, और पार क्या हो गई, वो 1/2 रह गई। यानी कि जो भी रेशो देगा उसी रेशो से उनकी पार कम हो जाया करेगी और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाया करेंगे। ये है इन केस ऑफ स्टॉक स्प्लिट। और टोटल वैल्यू में देखें, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया, 2000। और ये बेटो मैं ऐसे आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले हमारे पास कितने शेयर थे, 1000, और पार कितनी थी, 10। टोटल वैल्यू कितनी आई, 10,000, कितनी वैल्यू आई, 10,000। और अब कितनी आई, कितने शेयर हो गए बेटा, 2000, और पार कितनी आई, 5, कितना हो गया, 10,000। टोटल जो वैल्यू थी, टोटल जो कैपिटल था उसमें चेंज नहीं आई, टोटल अमाउंट में चेंज नहीं आई, वो वही रही, सिर्फ पार और नंबर ऑफ शेयर्स। स्प्लिट की सूरत में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाया करेंगे और पार कम हो जाया करेंगे,
और इस तरह वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये बेटो हमने 2 टॉपिक आज पढ़े, ट्रेजरी स्टॉक्स और स्टॉक पिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिटेन अर्निंग के जो कंपोनेंट्स हैं, इनकम लॉस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज और डिविडेंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।